हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू दिस वंडरफुल प्लेटफॉर्म बायोबडी। तो आज हमारा नया चैप्टर शुरू होने वाला है। हम 2 चैप्टर्स कंप्लीट कर चुके हैं, सेल और सेल साइकिल, जिसमें हमने जाना कि सेल क्या होता है। एक नॉर्मल सिंपल सी बात है, अगर बात करें तो एक स्ट्रक्चरल फंक्शनल यूनिट है लाइफ की, जिससे हम सब बने हुए हैं। ठीक है, फिर हमने जाना कि सेल्स आते कहाँ से हैं। प्री एग्जिस्टिंग सेल्स डिवाइड करते हैं, जिनकी वजह से नए सेल्स आते हैं। अब हम इस लेक्चर में जानने वाले हैं कि सेल्स ग्रुप करके टिश्यू बनाते हैं। ठीक है, उन टिश्यूज़ के बारे में जानने वाले हैं कि किस तरीके के टिश्यूज़ हमारी बॉडी में प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, कुल मिला के 4 टाइप के टिश्यूज़ हैं, उनको अच्छे से पढ़ेंगे। बेसिकली जो नई एनसीईआरटी है उसमें इनके बारे में जिक्र नहीं है, बट नीट के सिलेबस में ये कवर्ड करना पड़ेगा। ठीक है, नीट के सिलेबस के लिए कवर करना पड़ेगा, तो इसीलिए सबसे पहले हम टिश्यूज़ को कवर कर रहे होंगे और उसके बाद फिर हम ह्यूमन फिजियो शुरू करेंगे। क्यों? सबसे पहले हम ह्यूमन फिजियो पढ़ेंगे, देन उसके बाद जो इसके अंदर कॉकरोच और फ्रॉग दे रखा है, दोनों पढ़ने हैं नीट के लिए, वो बाद में हम पढ़ रहे होंगे ह्यूमन फिजियो के बाद। बट अभी हम टिश्यूज़ के बारे में जानते हैं कि 4 तरीके के टिश्यूज़ क्या होते हैं, क्या फंक्शन है सबका। चलो बात करते हैं आज के लेक्चर में। सबसे पहले अगर मैं बात करूँ एनिमल्स की, हम ह्यूमंस हैं, हम ह्यूमंस भी एक एनिमल्स की कैटेगरी में आते हैं, हम एक एनिमल्स ही हैं। ठीक है, सबको पता होगा ये। तो बोला गया है एनिमल्स मल्टी सेलुलर होते हैं। सिंपल सी बात है, हम यूनिसेलुलर तो है नहीं, हमारी बॉडी बहुत सारे सेल से बनी हुई है, तो हम एक मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिजम्स की कैटेगरी में आते हैं। ठीक है, यूकैरियोटिक है, हम पढ़ के आए हैं, प्रोकैरियोट्स होते हैं और यूकैरियोट्स होते हैं। प्रोकैरियोट्स जिनके पास वेल डेवलप्ड न्यूक्लियस नहीं होता है, यूकैरियोट्स क्या है, जिनके पास वेल डेवलप्ड न्यूक्लियस प्रेजेंट है। तो अगर ह्यूमंस की बात करूं मैं, तो ह्यूमंस के पास तो नॉर्मल अच्छा खासा वेल डेवलप्ड न्यूक्लियस प्रेजेंट है और सारी ऑर्गेनेलीज भी प्रेजेंट है अच्छे से, जो कि अपना फंक्शन डिवीजन ऑफ लेबर की मदद से कर सकती है। डिवीजन ऑफ लेबर क्या हुआ? एक ऑफिस है, उसका एक बॉस है, न्यूक्लियस कह रहा है कि भाई साहब तुमने ये काम करना है, तुमने ये काम करना है, तुमने ये काम करना है। क्यों? क्योंकि उसके अंदर भी एक जेनेटिक मटीरियल नाम की चीज है, जिसके पास सारी इंफॉर्मेशन है। ठीक है, तो एनिमल्स आर मल्टी सेलुलर, यूकैरियोटिक, हेटेरोट्रॉफिक। हेटेरोट्रॉफिक, अगर मैं न्यूट्रिशन की बात करूं, सिंपल सी बात है, अगर मैंने बोला है हेटेरोट्रॉफिक, ये छोटी क्लासेस में भी टर्म पढ़ी होगी। हेटेरोट्रॉफिक क्या होता है? एक होता है ऑटोट्रॉफिक और एक होता है हेटेरोट्रॉफिक। ऑटोट्रॉफिक जो अपना खाना खुद बनाते हैं। अगर मैं प्लांट्स की बात कर रही होती, हमारे चैप्टर का नाम क्या है? स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशन इन एनिमल्स। स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशन मतलब जो हमारा सेल है उसको किस तरीके से ऑर्गेनाइज किया है, टिश्यूज बनाए हैं। ठीक है, किस तरीके से ऑर्गेनाइज करके टिश्यूज बनाए गए हैं, और वो टिश्यूज के बारे में पढ़ रहे हैं हम। हमारी ऑर्गेनाइजेशन किस तरीके से हुई है उसके बारे में पढ़ेंगे इस चैप्टर में। तो हेटेरोट्रॉफिक मतलब एनिमल्स क्या है? हेटेरोट्रॉफिक होते हैं। प्लांट्स क्या होते हैं? ऑटोट्रॉफिक। कैसे? क्योंकि वो सनलाइट लेंगे और खुद का खाना खुद बनाते हैं। बट हम डिपेंडेंट होते हैं प्लांट्स पर, हम वेजीज खाते हैं, हम एनिमल्स को भी खाते हैं, तो हम दूसरों पे डिपेंडेंट है खुद के खाने के लिए। तो बोला गया है हेटेरोट्रॉफिक, डिपेंड ऑन अदर्स फॉर फूड। उसको, उस न्यूट्रिशन को बोला जाता है हेटेरोट्रॉफिक न्यूट्रिशन। दे लेक सेल वॉल्स, सिंपल सी बात है, एनिमल सेल है तो उसके अंदर सेल वॉल्स नहीं होती हैं, कब से पढ़ते आ रहे हैं ये। फिर आता है एक होलोजोइक न्यूट्रिशन। एनिमल्स में होलोजोइक न्यूट्रिशन देखने को मिलता है। कैसे? ऑर्गेनिजम्स इंजेस्ट सॉलिड और लिक्विड फूड। हम खाना खाते हैं या तो उसको सॉलिड की फॉर्म में या लिक्विड की फॉर्म में ले रहे हैं। ठीक है, डाइजेस्ट इट इंटरनली, डाइजेस्ट करते हैं उसको इंटरनली। मतलब सिंपल सी बात है, हमारे पास एक वेल डेवलप्ड डाइजेस्टिव सिस्टम है, जिसकी मदद से वो पूरा खाना डाइजेस्ट करके फिर हम उसको ब्रेक डाउन करते हैं, एब्जॉर्ब करते हैं रेस्पायरेशन में। ठीक है, रेस्पायर करना मतलब बेसिकली हम खाने को ब्रेक डाउन करते हैं क्योंकि हमें एनर्जी बनानी होती है। उसके बाद हम एब्जॉर्प्शन भी करते हैं, जो न्यूट्रिएंट्स होते हैं जो हम बाहर से खाने के थ्रू लेते हैं उनको एब्जॉर्ब भी करना होता है। तो उसको बोला गया है होलोजोइक न्यूट्रिशन। होलोजोइक न्यूट्रिशन क्या है? ऑर्गेनिज्म इंजेस्ट करता है खाने को, मतलब या कोई सॉलिड पार्टिकल है या लिक्विड पार्टिकल है, वो खाना खाता है, हम खाते हैं खाना। उसके बाद हमारी बॉडी में डाइजेशन का प्रोसेस चलता है। डाइजेशन का प्रोसेस चलता है, फिर उसके बाद हम न्यूट्रिएंट्स को एब्जॉर्ब करते हैं। जो भी न्यूट्रिएंट्स होंगे, कार्बोहाइड्रेट्स, अमीनो एसिड्स, सब न्यूट्रिएंट्स को एब्जॉर्ब करेंगे। न्यूट्रिएंट्स एक ऐसी चीज़ें हैं जिससे हमें एनर्जी मिलती है, जैसे ग्लूकोज हो गया, अमीनो एसिड्स हो गए, ये सब चीज़ों से हमें एनर्जी मिलती है, उनको बोला जाता है न्यूट्रिएंट्स। ठीक है,
तो ऑर्गेनिज्म इंजेस्ट करेंगे खाने को, उसको डाइजेस्ट करेंगे इंटरनली, एक्सटर्नल नहीं, इंटरनली। हमारे अंदर जो डाइजेस्टिव सिस्टम प्रेजेंट है वही देख लो तुम, हम बाहर थोड़ी खाना लाते हैं डाइजेस्ट करने के लिए, नहीं, हम अंदर से डाइजेस्ट करते हैं और उनमें जो न्यूट्रिएंट्स होते हैं उनको एब्जॉर्ब किया जाता है हमारी बॉडी में। किसमें? ब्लड एब्जॉर्ब करेगा, फिर वो पूरी बॉडी तक पहुंचाएगा न्यूट्रिएंट्स को, ठीक है। तो मोस्ट एनिमल्स कैन मूव लोकोमोशन एट सेम स्टेज ऑफ लाइफ, सब स्टेज ऑफ लाइफ। बेसिकली बहुत सारे एनिमल्स मूव करते हैं, सिंपल सी बात है। अगर मैं बात करूं लोकोमोशन और मूवमेंट में डिफरेंस हम जान चुके हैं पहले भी, बट अब दोबारा जानते हैं। लोकोमोशन इज लाइक मैं इस जगह से यहाँ गई हूँ, ठीक है, चलकर, उसको बोला गया है लोकोमोशन, ठीक है। मूवमेंट क्या होता है? यहाँ बैठे बैठे ऐसे मूव कर दिया, उसको मूवमेंट बोल देंगे, बट इसको लोकोमोशन नहीं बोलेंगे। जब तक मैं अपना डिस्प्लेसमेंट नहीं करूँगी, जब तक मैं यहाँ से यहाँ नहीं जाऊँगी, उसको लोकोमोशन नहीं कहेंगे। मतलब बेसिकली अगर मैं यहाँ से यहाँ जा रही हूँ तो मूवमेंट तो सिंपल हो रही है, ठीक है, मेरे बॉडी पार्ट्स मूव कर रहे हैं जाते जाते, बट अगर मैं यहीं बैठे बैठे मूव कर रही हूँ तो लोकोमोशन तो नहीं हो रहा है ना, सिंपल सी बात है। तो एनिमल्स कैन मूव, लोकोमोशन आ जा सकते हैं इधर एट सम स्टेज ऑफ लाइफ। स्टोर फूड एज ग्लाइकोजन एंड फैट, ग्लाइकोजन की फॉर्म में एक स्ट्रक्चर होता है, एक कॉम्प्लेक्स सब्सटेंस होता है ग्लाइकोजन, और फैट की फॉर्म में तुमने जाना होगा कि जो हमारा एक्स्ट्रा जो हम खाते हैं खाना, वो फैट की फॉर्म में स्टोर हो जाता है हमारी बॉडी में, ठीक है। तो एनिमल्स में हमारा जो फूड है वो किसकी फॉर्म में? ग्लाइकोजन एंड फैट की फॉर्म में होता है। ग्लाइकोजन की बात स्ट्रक्चर के बारे में, जैसा भी इसके बारे में बात कर रहे होंगे बायोमोलिक्यूल्स में, ठीक है। बट अब अगर मैं बात करूँ हमारी बॉडी में जो ग्लूकोज खा रहे हैं वो किसके फॉर्म में स्टोर हो रहा है? हमारी बॉडी में मेन जो है ग्लूकोज, कार्बोहाइड्रेट्स हैं, किसकी फॉर्म में स्टोर हो रहा है? ग्लाइकोजन की फॉर्म में स्टोर हो रहा है, फैट की फॉर्म में स्टोर हो रहे हैं, ठीक है जी। अब जब एक्स्ट्रा खाना आ जाता है बॉडी में तो लिवर की रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि वो फैट की फॉर्म में स्टोर करता है खाने को, ठीक है जी। तो स्टोर फूड एज ग्लाइकोजन एंड फैट, ठीक है जी। एनिमल्स की बात कर रहे हैं। टिश्यूज, अब टिश्यू क्या है? ये पूरा का पूरा चैप्टर इसी पे बेस्ड है कि टिश्यू होते क्या है, कितने टाइप के होते हैं, क्या करते हैं, ठीक है जी। तो मल्टी सेलुलर और एनिमल्स, सेल्स अलोंग विथ इंटरसेलुलर सब्सटेंस, सेल्स अलोंग विथ इंटरसेलुलर सब्सटेंस। इंटर का मतलब क्या होता है? दो चीजों के बीच का, ठीक है। और अगर मैंने इंट्रा बोला होता तो ये एक सेल है ना, इसके अंदर की बात कर रहे होते, बट ये दो सेल्स के बीच में क्या होता है? इंटरसेलुलर सब्सटेंस। बोला गया है दो सेल्स को जोड़ा गया है इंटरसेलुलर सब्सटेंस से, जो कि एक स्पेसिफिक फंक्शन परफॉर्म करने लग जाएंगे। मान लो इन सेल्स का फंक्शन है, एक स्पेसिफिक फंक्शन दे दिया गया है इनको कि तुम्हें डाइजेशन करना है, तुम डाइजेस्टिव सेल्स बनोगे, ठीक है। तो इंटरसेलुलर सब्सटेंस इनको जोड़कर, हम बहुत सारे सेल्स को जोड़कर एक स्पेसिफिक फंक्शंस करने को लगा देंगे कि तुम डाइजेशन कर रहे हो, ठीक है। तो उसको बोला गया है टिश्यू, ठीक है। ग्रुप ऑफ सिमिलर सेल्स परफॉर्मिंग अलोंग विद इंटरसेलुलर सब्सटेंस परफॉर्मिंग असेंशियल फंक्शन या स्पेसिफिक फंक्शन, उसको बोला गया है टिश्यू। ऐसी ऑर्गेनाइजेशन को क्या बोला जाता है? टिश्यू बोला जाता है। डन। मल्टी सेलुलर एनिमल, सिंपल सी बात है यार, यूनिसेलुलर में टिश्यू का फॉर्मेशन ही नहीं होगा क्योंकि उनका एक ही सेल है, उसमें क्या है ग्रुप्स बनेंगे, क्या होगा? कुछ नहीं होगा। मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म है तो उसमें ही टिश्यू दिखेगा, ठीक है। डन। तो ये एनसीईआरटी की लाइन है, हाँ जी। सेल्स अलोंग विथ इंटरसेलुलर सब्सटेंस, बहुत सारे सेल्स हैं, हमने उनको इंटरसेलुलर सब्सटेंस से जोड़ दिया है, लाइक अ सीमेंट, ठीक है। हमने इंटरसेलुलर सब्सटेंस क्या है? दो सेल्स को जोड़ रहा है, लाइक अ सीमेंट। substances performing a specific function, such an organization is called tissue. Done. तो टिश्यू क्या होते हैं? दो सेल्स हैं, मान लो दो सेल्स, अभी एग्जांपल फॉर एन एग्जांपल दो सेल्स हैं, उनको मैंने इंटरसेलुलर सब्सटेंस से जोड़ा है। उसी तरीके से बहुत सारे सेल्स हैं, जैसे हमने ब्रिक्स की बात की थी। ब्रिक्स क्या है? ब्रिक क्या है? सेल है, हाँ जी। ब्रिक क्या है? सेल है। तो बहुत सारे सेल्स को मैंने जो ब्रिक मानी है उसको मैंने सीमेंट से जोड़ा है। उसी तरीके से सेल्स को जोड़ा है इंटरसेलुलर सब्सटेंस से। इंटरसेलुलर सब्सटेंस से एक, अगर मैं बात करूँ ब्रिक्स की भाषा में, तो एक दीवार खड़ी हो जाती है। उसी तरीके से एक टिश्यू खड़ा हो जाता है बहुत सारे सेल्स को ग्रुप करके जोड़ने में। अब दीवार का काम क्या है? उसका स्पेसिफिक फंक्शन है कि एक स्ट्रक्चर प्रोवाइड करना है, ठीक है। हमें एक घर खड़ा करना है, तो इसलिए दीवारें बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। उसी तरीके से टिश्यूज भी बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। उसके बाद हमने ऑर्गेनाइजेशन की बात की थी जब हमने फर्स्ट लेक्चर पढ़ा था सेल का। दोबारा से बात करते हैं क्या होगा। सबसे पहले सेल ग्रुप करते हैं
टिश्यू बनाते हैं, ठीक है, बहुत अच्छे से जानते हैं हम, सेल्स ग्रुप करके टिश्यू बना रहे होते हैं अलॉन्ग विद इंटरसेल्युलर सब्सटेंस। बोला गया है टिश्यूज कंबाइन इन प्रपोर्शन एंड पैटर्न। हमारे पास ना 4 तरीके के टिश्यूज प्रेजेंट होते हैं, पहले उसके बारे में थोड़ा जान लेते हैं। एक होता है एपिथेलियल टिश्यू, एक होता है मस्कुलर टिश्यू, एक होता है कनेक्टिव टिश्यू, एक होता है नर्वस टिश्यू। ये 4 तरीके के मेनली टिश्यूज प्रेजेंट होते हैं हमारी बॉडी में। एपिथेलियल स्किन वाला अगर मैं बात करूँ, स्किन का नहीं, मतलब मान लो ऑर्गन्स हैं, उनकी जो आउटर लेयर होगी, ठीक है, उसको बोला जाता है एपिथेलियल टिश्यू। मतलब आउटर लेयर में कौन सा टिश्यू प्रेजेंट होगा, एपिथेलियल टिश्यू प्रेजेंट होगा, ठीक है। अब एपिथेलियल टिश्यू का काम क्या होगा अगर वो आउटर लेयर में प्रेजेंट है। मान लो मुझे कोई सामान अंदर बाहर करना है तो डिफ्यूजन का काम कर सकता है, प्रोटेक्शन का काम कर सकता है, आउटर कवरिंग है, ठीक है। इस तरीके से एपिथेलियल टिश्यू का ये काम होता है, मतलब प्रोटेक्शन का काम करना और डिफ्यूजन का काम करना, ये होता है एपिथेलियल टिश्यू का काम। फिर आता है हमारा कनेक्टिव टिश्यू, ये ECMN मैंने इसीलिए लिखा है, हाँ जी, याद रख सकते हैं ECMN, ठीक है। कनेक्टिव टिश्यू, ब्लड है ना जो हमारा ब्लड, वो एक कनेक्टिव टिश्यू है, पूरी की पूरी बॉडी को कनेक्ट करके रख रहा है, पूरे न्यूट्रिएंट्स हर पार्ट्स को पहुंचा रहा है, ठीक है। अभी ब्लड एक कनेक्टिव टिश्यू है, डन। उसके बाद मस्कुलर टिश्यू, सिंपल सी बात है यार, मस्कुलर टिश्यू कितना इंपॉर्टेंट है मूवमेंट के लिए, लोकोमोशन के लिए। मसल्स हमारी बॉडी कंसिस्ट करती है मसल्स की, बोन्स की, तो सिंपल सी बात है, एक फ्रेमवर्क प्रोवाइड करना है बॉडी को, तो एक स्केलेटल जो हमारी स्केलेटन सिस्टम है, बोन्स हैं और मसल्स के अलोंग ही हम एक फ्रेमवर्क प्रोवाइड कर सकेंगे, डन। फिर आता है नर्वस टिश्यू, वही सेम एग्जांपल लेंगे, एक गर्म चीज़ को हाथ लगाया, वापस रखना है हाथ, ठीक है। तो ब्रेन को सिग्नल कौन पहुंचा रहा है, किसने गर्म चीज़ को हाथ लगाया, वापस पहुंचाना है सिग्नल, कौन पहुंचा रहा है, नर्वस टिश्यू, ठीक है। पूरी की पूरी बॉडी को सिग्नल पहुंचाने के लिए हम कनेक्ट करते हैं। क्यों करते हैं, क्योंकि ब्रेन से कनेक्ट करनी पड़ेगी बॉडी, ऐसे हमें कुछ भी नहीं पता है क्या करना है। हम जब अपने ब्रेन को पहुंचाएंगे कि ये सिग्नल आया है बाहर से, मुझे किसी को रिस्पॉन्स करना है, तो मैं ब्रेन को बताऊंगी कि ये बात उसने बोली है, मुझे रिस्पॉन्स करना है, तो वो ब्रेन ही करेगा। और विद इन सेकेंड्स, मतलब बहुत ही कम, मतलब मिली सेकेंड्स में, इतने कम गैप में हमें रिस्पॉन्स करना पड़ता है। तो पूरी की बॉडी को कनेक्ट करके रखना पड़ेगा ब्रेन के साथ, तो इसीलिए नर्वस टिश्यू होता है। तो हमारी बॉडी इन 4 टाइप्स के टिश्यूज की बनी होती है, ठीक है। तो बोला गया है टिश्यूज कंबाइन इन प्रोपोर्शन एंड पैटर्न। ये 4 तरीके के टिश्यूज हमारी बॉडी में एक प्रोपोर्शन और पैटर्न में, मान लो एक ऑर्गन है, उसके अंदर यही टिश्यूज प्रेजेंट होंगे कहीं ना कहीं, ठीक है। एपिथेलियल तो हर ऑर्गन की प्रेजेंट हो सकता है, सिंपल सी बात है, क्योंकि एपिथेलियल टिश्यू का क्या काम है, प्रोटेक्शन करना, डिफ्यूजन करना, यही काम है। तो एपिथेलियल टिश्यू भी प्रेजेंट होगा। मान लो स्टमक है, ठीक है, तो स्टमक में कहीं कुछ प्रपोर्शन में, मान लो इतना % हमारा इस पैटर्न में एपिथेलियल टिश्यू प्रेजेंट है, ठीक है, इस पैटर्न में ये वाला टिश्यू प्रेजेंट है, ठीक है। तो इस तरीके से काम होता है। NCERT की लाइन है कि टिश्यूज कंबाइन इन प्रपोर्शन एंड पैटर्न, कुछ मात्रा में और कुछ ऐसे पैटर्न में प्रेजेंट होंगे जो ऑर्गन की रिक्वायरमेंट होगी, उसी तरीके से, डन। फिर बनता है ऑर्गन। टिश्यूज के ग्रुप को टिश्यूज भी ग्रुप करते होंगे, जैसे कि हमने दीवारें खड़ी की सेल्स से, तो वो ग्रुप करके कमरा बना लेंगे, उसका एक स्पेसिफिक फंक्शन होगा। उसी तरीके से टिश्यूज के ग्रुप को बोला गया है ऑर्गन। ऑर्गन क्या होता है, बेसिकली सिंपल सी बात है, एक स्टमक एक ऑर्गन है, तो two or more organs performs a common function by their physical and chemical interaction। अगर मुझे डाइजेशन को करवाना है, ब्रीदिंग करवानी है, तो ब्रीदिंग करवानी है तो क्या होगा, सिंपल सी बात है, ये एक्सटर्नल नोस्ट्रल्स है, उसके बाद इंटरनल नोस्ट्रल्स भी आएंगी, ठीक है, ये नेजल ट्रैक्ट है, फिर उसके बाद ट्रेकिया, मतलब जो तुम्हारी रेस्पिरेटरी जो पाइप होती है यहाँ पर, उसको ट्रैकिया बोला जाता है। उसके बाद वो लंग्स में जाएगी, लंग्स में एल्वियोली होगा, ठीक है, एल्वियोली फिर एक्सचेंज करवा रही होगी ऑक्सीजन और CO2 का। तो इस तरीके से फिजिकली भी सारे ऑर्गन्स कनेक्टेड हैं और केमिकली तो कनेक्टेड है ही है, सिंपल सी बात है, फिजिकली सारे ऑर्गन्स कनेक्टेड हैं। जैसे डाइजेशन में अगर मैं बात करूँ, माउथ है, माउथ में भी कुछ ना कुछ एंजाइम्स प्रेजेंट होती हैं, जो जैसे सलाइवरी अमाइलेज, ठीक है, सलाइवरी अमाइलेज या टाइलिन बोलते हैं उसको, जो कि हमारा कुछ ना कुछ 30% ऑफ द हमारा कुछ ना कुछ डाइजेशन करती है, ठीक है, जो हम खाना खाते हैं, डन। उसके बाद डाइजेशन में आगे जाके हमारी ईसोफेगस आती है, ईसोफेगस के बाद स्टमक आएगा, तो ये सब कनेक्टेड है, वेल कनेक्टेड पैटर्न में होता है सब कुछ, ठीक है। तो बोला गया है फिजिकली भी कनेक्टेड है, फिजिकली सबको दिख रहा है किस तरीके से कनेक्टेड है, और केमिकली भी कनेक्टेड है, केमिकल इंटरेक्शन, ये एंजाइम छोड़ रहा है, ये एंजाइम ये कर रहा है, सब कनेक्टेड है एक साथ,
ठीक है जी। तो 2 और मोर ऑर्गन्स परफॉर्म्स अ कॉमन फंक्शन बाय देयर फिजिकल एंड केमिकल इंटरेक्शन, ठीक है जी। केमिकल इंटरेक्शन बोला गया है हॉर्मोन्स एंजाइम्स की मदद से, ठीक है जी। हॉर्मोन्स और एंजाइम की मदद से बोला गया है केमिकल इंटरेक्शन। फिजिकल इंटरेक्शन बोला गया है ये जिस तरीके से तुम्हें एक इंटरेक्शन दिख रहा है कि भाई साहब सबसे पहले माउथ आएगा, फिर उसके बाद लैरिंग्स आएगा, याद है ना, एक कॉमन पैसेज होता है लैरिंग्स, सॉरी फेरिंग्स, लैरिंग्स इज साउंड बॉक्स, फेरिंग्स क्या होता है, कॉमन पैसेज होता है खाना और हवा के लिए। उसके बाद 2 पाइप्स आ जाती हैं, ट्रैकिया एंड ईसोफेगस। ट्रैकिया क्या होती है, जो जिसको हम रेस्पिरेटरी पाइप बोलते हैं, मतलब जिसके अंदर जो हमारी एयर है वो जाती है। ईसोफेगस खाने के लिए पाइप होती है जो स्टमक से कनेक्ट करती है माउथ को, डन। तो उसके बाद हम जाएंगे स्टमक में, फिर डाइजेशन होगा स्टमक में, फिर आगे स्मॉल इंटेस्टाइन। तो इस तरीके से एक फिजिकल पैटर्न में कनेक्टेड है। केमिकली कैसे कनेक्टेड है, सभी कुछ ना कुछ हॉर्मोन्स कुछ एंजाइम सिक्रीट कर रहे होंगे, ठीक है, तो उनका भी एक कनेक्शन है, डन। तो फिजिकल एंड केमिकली कनेक्टेड है हमारे ऑर्गन्स, ठीक है। हॉर्मोन्स और एंजाइम्स के बारे में बात की हुई है कि हॉर्मोन्स क्या होते हैं, हॉर्मोन्स केमिकल मैसेंजर्स होते हैं, ये मैसेज दे रहे होते हैं कि तुमको ग्रोथ करवानी है, ठीक है। एंजाइम्स क्या होती हैं, केमिकल रिएक्शन को कैटेलाइज करती हैं, केमिकल रिएक्शन के रेट को बढ़ा देती हैं, या केमिकल रिएक्शन कुछ होनी है तो एंजाइम की मदद से होती है, ठीक है। एक ऐसा सब्सटेंस होती है एंजाइम। एंजाइम्स आर बेसिकली प्रोटीन्स, ठीक है। ऑर्गन सिस्टम, ऑर्गन सिस्टम डाइजेस्टिव रेस्पिरेटरी। ऑर्गन सिस्टम बोले तो यहाँ पे डाइजेस्टिव सिस्टम हो सकता है, पूरी बात की हमने, रेस्पिरेटरी सिस्टम हो सकता है। फिर आता है ऑर्गेनिज्म। अब सारे के सारे ऑर्गन सिस्टम्स को मिला दो, डाइजेशन, रेस्पिरेशन और एक्सक्रीटरी सिस्टम, ठीक है, सबको मिलाकर हमारे पास बन जाएगा एक ऑर्गेनिज्म, ठीक है। तो एक ऑर्गेनिज्म के होने के लिए ये सब चीज़ें नीडेड है, डन। यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स में ये सब चीज़ें नहीं होती हैं तो वो ऑर्गेनिज्म नहीं है, नहीं। बट मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म की बात करें तो ऐसा भी हो सकता है मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म में कि सब ऑर्गन सिस्टम्स हो, बट नॉर्मली भी मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिजम्स होते हैं जिसमें टिश्यू का सिस्टम हो सकता है नॉर्मली, जिसमें सेल्स बहुत सारे हो सकते हैं, ठीक है। तो नॉर्मली ऐसा कुछ नहीं है कि सिंपल ऑर्गन सिस्टम बन रहा है तो कोई ऑर्गेनिज्म बन रहा है। बट अगर मैं एक एडवांस्ड फॉर्म की बात करूं जिसमें हम हमारी बात कर रहे हैं, ठीक है, तो अगर मेरी बात करूं, हमारी बात करूं, तो ऑर्गेनिज्म को बनने के लिए ऑर्गन सिस्टम्स होते हैं, ठीक है जी। तो सेल्स, टिश्यू, ऑर्गन्स एंड ऑर्गन सिस्टम स्प्लिट अप द वर्क इन अ वे दैट एग्जिबिट डिविजन ऑफ लेबर। बोला गया है सेल्स, टिश्यू, ऑर्गन एंड ऑर्गन सिस्टम स्प्लिट अप द वे इन अ वे दैट एग्जिबिट्स डिविजन ऑफ लेबर। सिंपल सी बात है, अगर हमारे ये सब हमारे पास है तो ये इनका कुछ ना कुछ काम तो होगा, इनका कुछ ना कुछ पैटर्न होगा, ये अपना काम स्प्लिट अप कर लेते हैं। जैसे कि हमारे सेल्स में क्या होता है, सेल्स में न्यूक्लियस होता है कि ये बताता है कि तुम ये काम करोगे, तुम ये काम करोगे, तुम ये काम करोगे। अब पूरी की पूरी बॉडी है, पूरी की पूरी बॉडी को बताना पड़ेगा कि भाई साहब तुम ये काम करोगे, तुम ये काम करोगे, ये बताएगा नहीं, इनको सबको पता है हमें क्या करना है, बट एक डिविजन ऑफ लेबर का काम है, ठीक है, ठीक है। तो बोला गया है सेल, टिश्यू, ऑर्गन एंड ऑर्गन सिस्टम स्प्लिट करते हैं काम। किस तरीके से करते हैं, जैसे कि अगर डाइजेस्टिव सिस्टम है तो डाइजेस्टिव सिस्टम का काम है कि तुम खाने को डाइजेस्ट करो। अब उसके टिश्यूज़ जो होंगे, उसके सेल्स होंगे, यही काम करने लग जाएंगे, ठीक है। उसी तरीके से हार्ट है हमारे, तो बोलेंगे उसको तुम पंप करके लाओ ब्लड को, और ये काम है तुम्हारा, पंप करोगे ब्लड को। लंग्स हैं, लंग्स का क्या काम होगा कि CO2 रिच एयर है उसको ऑक्सीजनेटेड करो वाया और एल्वियोली, ठीक है। फिर उसके बाद एक्सक्रीटरी सिस्टम का काम क्या होगा कि जो भी वेस्ट है उसको बाहर निकालो, ठीक है। मतलब यूरिन जो होता है वो किसके थ्रू बनता है, एक्सक्रीटरी सिस्टम के थ्रू, ठीक है। तो ये सब काम स्प्लिट अप किए हुए हैं इन्होंने कि भाई साहब सबसे पहले डाइजेस्टिव सिस्टम है तो डाइजेस्टिव सिस्टम क्या करेगा, खाने को डाइजेस्ट करेगा और एब्जॉर्ब करवाएगा आगे जाके, ठीक है जी। फिर हार्ट का काम है कि पंप करो तुम ब्लड को, ठीक है। उसके बाद अगर मैं बात करूँ एक्सक्रीटरी सिस्टम, तो एक्सक्रीशन में काम करेगा, वेस्ट को बाहर निकालने का काम करेगा, डन। सो सेल्स, टिश्यू एंड ऑर्गन्स स्प्लिट अप वर्क इन अ वे दैट एग्जिबिट डिविजन ऑफ लेबर, डन। तो डिविजन ऑफ लेबर हो गया, पूरी बॉडी का डिविजन ऑफ लेबर हो गया, एक ऑर्गेनिज्म में डिविजन ऑफ लेबर हो गया, डन। फिर कुछ ना NCERT में इवोल्यूशन के बारे में बताया गया है, ठीक है, तो उसके बारे में बात करते हैं। एक होता है एनिमल किंगडम, एक चैप्टर भी है हमारा क्लास 11 बायोलॉजी का, बट अब हम एनिमल किंगडम यहाँ पर थोड़ा ओवरव्यू लेंगे। क्यों लेना पड़ेगा कि भाई साहब, क्योंकि इवोल्यूशन के बारे में थोड़ा बहुत NCERT में लिखा हुआ है, ठीक है।
तो अभी तो सिर्फ किंगडम, फाइलम, इन टर्म्स को मानो कि एक किंगडम एक बड़ा टर्म है और उसके अंदर क्लासिफिकेशन में आया फाइलम, ठीक है। बाकी जब लिविंग वर्ल्ड पढ़ रहे होंगे ना तो पूरे डिटेलिंग में बात करेंगे किंगडम क्या होता है, फाइलम क्या होता है। बट अब इतना मानते हैं कि एक किंगडम है जिसके अंदर क्लासिफिकेशंस आ रही हैं बहुत सारी, ठीक है। तो ऐसे क्लासिफिकेशंस मानते हैं। तो एक एनिमल किंगडम है, ठीक है, एक बड़ी टर्म है जिसके अंदर बहुत सारे एनिमल्स कंसिस्ट करते हैं, ठीक है। तो उसको बोला गया है मेटाजोआ। क्या बोला गया है? मेटाजोआ। मेटाजोआ का मतलब क्या होता है? मेटा का मतलब क्या होता है? देखो, मेटा का मतलब होता है मल्टी सेलुलर, मल्टी सेलुलर, ठीक है। और जोआ का मतलब क्या होता है? एनिमल्स, या जोन्स बोल सकते हैं, एनिमल्स मतलब होता है इसका, ठीक है। तो मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म या एनिमल्स, मल्टी सेलुलर एनिमल्स को बोला गया है मेटाजोआ, ठीक है। तो इनका एक बड़ा ग्रुप बनाया गया है जिसके अंदर छोटे छोटे ग्रुप्स आते हैं, इस इतना जानते हैं अभी, ठीक है। फाइलम्स वो बोलते हैं, ठीक है, उनको फाइलम बोला गया है, ओके। तो उसके अंदर दो क्लासिफिकेशंस है, एक है पैराजोआ और एक है यूमेटाजोआ, ठीक है। पैराजोआ क्या है? जिन ऑर्गेनिजम्स के पास ट्रू टिश्यूज नहीं है। ट्रू टिश्यूज किसको बोला गया है? सिंपल सी बात है, जिनमें बट ऐसा हो कि यार सेल्स हैं उनके अंदर परफेक्ट इंटरसेलुलर सब्सटेंस है, टिश्यूज जो हमारे सेल्स हैं वो अच्छे से इंटरेक्ट कर रहे हैं और एक पर्टिकुलर फंक्शंस परफॉर्म करके एक टिश्यू का फॉर्मेशन कर रहे हैं, ठीक है, एक पर्टिकुलर टिश्यू का फॉर्मेशन कर रहे हैं, डन, ठीक है। और यू मेटाजोआ, बट ट्रू टिश्यूज इनको बोला गया है, बट ट्रू टिश्यूज इनमें प्रेजेंट नहीं होते हैं, तो उसको बोला गया है पैराजोआ। क्या बोला गया है? पैराजोआ, जिनके अंदर ट्रू टिश्यूज प्रेजेंट नहीं है, ठीक है। जोआ मतलब एनिमल्स हो गया और पैरा मतलब ट्रू टिश्यूज प्रेजेंट नहीं है, ठीक है। यू मेटाजोआ क्या? यू का मतलब सबको पता है ना क्या होता है? यू का मतलब होता है ट्रू। ट्रू मेटाजोआ मतलब इनके पास पर्टिकुलर टिश्यूज अच्छे खासे प्रेजेंट है, टिश्यू लेवल की ऑर्गेनाइजेशन देखने को मिलती है, डन। तो मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिजम्स हैं, उनका एक किंगडम है जिसमें दो क्लासिफिकेशंस की हमने, ठीक है। उनके अंदर भी क्लासिफिकेशंस है फाइलम की, ठीक है। क्लासिफिकेशन बोलते हैं अभी तो, बाकी अच्छे से डिटेलिंग में एनिमल किंगडम आएगा या लिविंग वर्ल्ड आएगा तब जानेंगे किंगडम फाइलम क्या होता है, ठीक है। तो एक है फाइलम पोरीफेरा, याद नहीं रखने अभी, जब एनिमल किंगडम पढ़ेंगे अच्छे से वैसे याद हो जाएंगे, अभी इसको याद नहीं रखना है, बट ऐसे पढ़ने के लिए उस पॉइंट को क्लियर करने के लिए कि क्या पॉइंट कहना चाहता है। तो सबसे पहले आता है फाइलम पोरीफेरा, जिसको स्पॉन्जेस भी बोला जाता है। अब फाइलम पोरीफेरा में हमारे पास ट्रू टिश्यूज प्रेजेंट नहीं होते हैं, मतलब एक सेलुलर लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन दिखती है, ऐसे लूज सा सेल का एग्रीगेट दिखता है, मतलब ऐसे सेल्स पड़े हैं लूजली से, ठीक है। तो उसको बोला गया है फाइलम पोरीफेरा, स्पंजेस, ठीक है। फिर आता है टिश्यू लेवल ऑर्गेनाइजेशन और उससे भी ऊपर, मतलब क्या गया है? टिश्यू लेवल ऑर्गेनाइजेशन तो प्रेजेंट है ही है, बट जैसे जैसे एडवांस हो रही हैं चीज़ें, जैसे जैसे इवोल्यूशन हो रहा है तो अडेप्टेशन और ज़्यादा बढ़ती जा रही है, अडेप्टेशन और ज़्यादा बढ़ती जा रही है। तो इसीलिए हमारे पास टिश्यू आए, फिर ऑर्गन्स आने लग गए, फिर किसी में ऑर्गन सिस्टम भी आने लग गया, फिर ऑर्गेनिज्म, मतलब ऑर्गेनिज्म तो सब है ही, बट अगर एक ट्रू एक एडवांस ऑर्गेनिज्म की बात करें तो ऑर्गन सिस्टम्स का प्रेजेंट होना, किसी में ऑर्गन्स प्रेजेंट होंगे, किसी में टिश्यूज़ प्रेजेंट होंगे, ठीक है। तो टिश्यू लेवल ऑर्गेनाइजेशन हो सकती है और उससे ज़्यादा भी हो सकती है, डन। हाँ जी। तो हमारे पास है फाइलम निडेरिया, बोला जाता है इसको निडेरिया, ये है टीनोफोरा, ये है प्लेटीहेलमिंथिस, ये है एस्के हेलमिंथिस, ये है एनालिडा, ठीक है, ये है आर्थ्रोपोडा, ये मोलस्का, फिर एकाइनोडर्मेटा, हेमीकॉर्डेटा, कॉर्डेटा। हम जो ह्यूमंस हैं ना ये कॉर्डेटा में आते हैं। ह्यूमंस को क्या बोला जाता है? मैमल्स बोला जाता है, मैमल्स। तो हम कॉर्डेटा फाइलम में आते हैं, ठीक है, कॉर्डेटा फाइलम में आते हैं, डन। तो ये फाइलम्स होते हैं, ठीक है। तो इस तरीके से बोला गया है कि एडवांसमेंट हो रही है चीज़ों में, ठीक है, एडवांसमेंट हो रही है, डन। हाँ जी। तो अब हम बात करते हैं किस में टिश्यू लेवल का ऑर्गेनाइजेशन प्रेजेंट होता है, किन में ऑर्गन सिस्टम्स एंड किस में हमारा क्या बोलते हैं ऑर्गन्स, ठीक है। सबसे पहले अगर मैं बात करूँ निडेरिया और टीनोफोरा की, तो यहाँ पर हमारे पास टिश्यूज़ प्रेजेंट होते हैं, ठीक है जी, टिश्यूज़। यहाँ कौन सा लेवल होता है? टिश्यू प्रेजेंट होता है, अरे यार
फिर प्लेटीहेलमिन्थिस में हमें दिखते हैं ऑर्गन्स, ठीक है। प्लेटीहेलमिन्थिस में ऑर्गन्स दिखने शुरू हो जाते हैं, यहाँ पर ऑर्गन्स प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। फिर यहाँ से शुरू हो जाता है एस्केहेलमिन्थिस से कॉर्डेटा तक ऑर्गन सिस्टम, ऑर्गन सिस्टम, डन। हाँ जी, ठीक है। तो इस तरीके से होता है। बाकी अभी ऐसे को याद रखने की ज़रूरत नहीं है, जब हम एनिमल किंगडम पढ़ रहे होंगे ना तो अच्छे से वैसे याद हो जाएगा, जितना मतलब उस चैप्टर को बहुत ज़्यादा रिवीजन देनी पड़ेगी तुम्हें, तो इसीलिए अच्छे से याद हो ही जाएगा वो, ठीक है। चलो नेक्स्ट पे तो बोला गया है व्हाट इज़ इवोल्यूशनरी ट्रेंड हियर, मतलब एनसीईआरटी में जो इवोल्यूशनरी ट्रेंड दिया हुआ क्या है। दिस प्रोग्रेशन फ्रॉम सिंपल टू कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनाइजेशन, बोला गया सिंपल था। पोरीफेरा में क्या दिख रहा था यार तुम्हें, सेल्स दिख रहे थे, टिश्यूज दिख भी नहीं रहे थे, नो ट्रू टिश्यूज, ठीक है, सेल्स दिख रहे थे, ठीक है। बट जैसे जैसे तुम यहाँ आ रहे हो तो एक सिंपल से एक इतनी ऑर्गेनाइजेशन आ गई है, जैसे जैसे तुम यहाँ जाओगे ना तुम्हें बहुत ज़्यादा ऐसे दिखने लग जाएगा एडवांसमेंट, ठीक है। यहाँ पर सिंपल था, यहाँ पर टिश्यूज प्रेजेंट है, यहाँ ऑर्गन्स आ गए, यहाँ ऑर्गन सिस्टम्स भी आ गए, ठीक है। धीरे धीरे एडवांसमेंट आती गई ऑर्गेनिजम्स में, ठीक है। सो दिस प्रोग्रेशन फ्रॉम सिंपल टू कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिजम्स शो इवोल्यूशन इन बॉडी, कुछ ना कुछ हुआ होगा जेनेटिक मेकअप में या जैसे भी, ठीक है। तो उससे एडवांसमेंट आई है, सिंपल सेल्स से टिश्यूज बने, फिर टिश्यूज ऑर्गन्स दिखने लग गए, ठीक है। फिर ऑर्गन सिस्टम्स दिखने लग गए। अभी हम जानते हैं कि ऐसे बनता है, ऐसे बनता है, पहले नहीं था। पहले तो सेल्स ही दिख रहे थे, फिर उसके बाद धीरे धीरे पता लगा कि सेल से टिश्यूज भी बनते हैं यार, तो कुछ ऑर्गेनिजम्स में टिश्यू दिखने लग गए होंगे, इसीलिए हमें पता लगा कि इनको टिश्यू कहते हैं, ठीक है। फिर कुछ ऑर्गेनिजम्स में ऑर्गन्स दिखने लग गए हैं, उनको बोला गया है फिर ऑर्गन्स वाले ऑर्गेनिजम्स, ठीक है। फिर ऑर्गन सिस्टम दिख रहे हैं, ठीक है। तो धीरे धीरे ये चीज़ें हुई होंगी, ठीक है। इसको इवोल्यूशन बोला जाता है, ठीक है। सिंपल सी भाषा में एडवांसमेंट को ही इवोल्यूशन बोला गया है, डन। इन बॉडी प्लान्स अक्रॉस एनिमल फाइला, ठीक है। ये एनिमल फाइलम थे, ये फाइलम टीनोफोरा, सॉरी फाइलम निडेरिया, फाइलम टीनोफोरा, प्लेटीहेलमिन्थिस, एस्केहेलमिन्थिस, ठीक है। तो ये सारे के सारे फाइलम्स थे, डन। लोअर एनिमल्स प्रिमिटिव चीज़ को, मतलब जो प्रिमिटिव पुराने ज़माने की चीज़ को प्रिमिटिव बोला जाता है। हायर एनिमल्स एडवांस हो गए, पहले लोअर एनिमल्स थे, पोरीफेरा था, उसके अंदर सिर्फ सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन दिख रही थी। फिर हायर एनिमल्स, एडवांस्ड एनिमल्स, हम आ गए हैं यार इतने एडवांस्ड। फिर स्पॉन्जिस की बात करें, स्पॉन्जिस में क्या थी, सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन। पोरीफेरा जो था, जो इसमें ट्रू टिश्यूज नहीं दिख रहे थे, उसमें सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन थी, ट्रू टिश्यूज नहीं दिख रहे हैं, एक अरेंजमेंट नहीं है सेल्स के बीच का। नाइडेरियंस, हाइड्रा और जेलीफिश, टिश्यू लेवल ये हमें दे रखा है, इसमें एनसीईआरटी में भी दे रखा है हाइड्रा के बारे में, ठीक है। तो नाइडेरियंस में आती है हाइड्रा, जिसमें है हाइड्रा एंड जेलीफिश, जिसमें टिश्यू लेवल का ऑर्गेनाइजेशन देखने को मिला है। फिर तो फ्लैटवर्म्स, ऑर्गन लेवल ऑर्गेनाइजेशन, हाँ जी, फ्लैटवर्म्स को क्या बोला गया है, ऑर्गन लेवल ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है। अर्थवर्म, कॉकरोच, ह्यूमंस, ऑर्गन सिस्टम लेवल ऑर्गेनाइजेशन, डन। ओके, फ्लैटवर्म्स, ये जो प्लेटीहेलमिन्थिस है ना, इसको बोला जाता है, और जो प्लेटीहेलमिन्थिस है इनको फ्लैटवर्म्स भी बोलते हैं, डन, फ्लैटवर्म्स भी बोलते हैं। फिर एस्केहेलमिन्थिस को बोलते हैं राउंड वर्म्स, ठीक है, राउंड वर्म्स बोलते हैं। अच्छे से डिटेल में पढ़ेंगे एनिमल किंगडम में, अभी इतनी टेंशन मत लो इसकी, ठीक है। तो प्लेटीहेलमिन्थिस क्या होते हैं, फ्लैटवर्म्स होते हैं। प्लेटीहेलमिन्थिस क्या होते हैं, क्या बोलते हैं इनको, फ्लैटवर्म्स भी बोलते हैं, ठीक है। और एस्केहेलमिन्थिस को राउंड वर्म्स बोलते हैं, राउंड वर्म्स, ठीक है। ओके, नेक्स्ट, हाँ जी। तो लोअर एनिमल्स से हायर एनिमल्स बन गए, अर्थवर्म, कॉकरोच, ह्यूमंस, ऑर्गन लेवल ऑर्गेनाइजेशन में आ गए, ठीक है जी, ऑर्गन सिस्टम लेवल, सॉरी। उसके बाद आते हैं पैराजोआ पे। तो पैराजो क्या था, सिंपलेस्ट मल्टी सेलुलर एनिमल्स विदाउट ट्रू टिश्यूज, सिंपल थे मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिजम्स विदाउट ट्रू टिश्यूज। हमारे पास सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन प्रेजेंट है, ट्रू टिश्यूज प्रेजेंट नहीं है। सेल्स आर लूजली एग्रीगेटेड विद मिनिमल कोऑर्डिनेशन, मतलब हमने क्यों बोला ट्रू टिश्यूज को कि प्रेजेंट नहीं है ट्रू टिश्यूज। ट्रू टिश्यूज होते तो आराम से हमारे दो सेल्स इंटरसेलुलर सब्सटेंस से मस्त जुड़े हुए होते और एक ग्रुप बनाकर आराम से रह रहे होते। बट यहाँ क्या बोला गया है, लूजली एग्रीगेटेड है। लूजली एग्रीगेटेड है मतलब इंटरसेलुलर सब्सटेंस इतना ढंग से प्रेजेंट नहीं होगा, तो इसलिए ट्रू टिश्यूज नहीं बोल रहे हैं, डन। नो टिश्यू और ऑर्गन सिस्टम लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है, कोई टिश्यू कोई ऑर्गन सिस्टम, सिंपल सी बात है, अगर टिश्यू ही नहीं बन रहा है तो ऑर्गन सिस्टम कहाँ बन जाएगा। एग्जाम्पल फाइलम पोरीफेरा, ये स्पंजस भी बोलते हैं, डन।
हाँ जी, अब हम आते हैं जर्म सेल्स और जर्म लेयर्स के बारे में। जर्म सेल्स के बारे में पढ़ा था, एक ऐसे डिप्लॉयड सेल्स जो मियोसिस करके हमारे गैमीट्स को जन्म देते हैं। जर्म सेल्स वो होते हैं, ठीक है। अब जर्म लेयर्स भी होती हैं। हमारी बॉडी में ना 3 तरीके के लेयर्स प्रेजेंट होते हैं। अगर हम एनिमल्स, अब एडवांस हमारे जैसे एनिमल्स की बात कर रहे हैं तो 3 तरीके के लेयर्स प्रेजेंट होती है, ठीक है, जिससे पूरी की पूरी बॉडी बनती है, ठीक है। तो जर्म सेल्स फॉर्म्स गैमीट्स। जर्म सेल्स क्या है, जैसे कि जो मेल गैमीट्स है, कौन बना रहा है, जर्म सेल्स ही बना रहे हैं, ठीक है। जर्म सेल्स क्या है, जो कि गैमीट्स बनाते हैं। कैसे बनाते हैं, मियोसिस करके खुद के अंदर। जर्म सेल्स क्या है, 2 एनप्लॉयडी के हैं, गैमीट्स क्या है, एनप्लॉयडी के हैं। इनके बीच, इनके अंदर क्या होगी, मियोसिस होगी। मियोसिस होगी, जैसे कि स्पर्म होता है मेल्स में और एग होता है फीमेल में, गैमीट, ठीक है। तो कुछ ना कुछ ऐसी स्ट्रक्चर रहा होगा, कुछ ना कुछ ऐसा सेल रहा होगा जो मियोसिस करके बना रहा होगा गैमीट, जो स्पर्म बना रहा होगा, ठीक है। तो उसको बोला गया है जर्म सेल्स। अनलाइक अदर बॉडी सोमेटिक सेल्स, जर्म सेल्स अंडरगो मियोसिस। हमारे जो नॉर्मल बॉडी के सोमेटिक सेल्स हैं, अगर उनको ग्रो करना है या उनको एक रिप्लेस करना है, रिपेयर करना है टिश्यू को, तो वो माइटोसिस का सहारा लेंगे ना, क्योंकि सारे सेल्स हमारी बॉडी में डिप्लॉयड है, तो 2n से वो 2n बनाएंगे। बट जर्म सेल्स ये नहीं होते। जर्म सेल्स का क्या होता है कि क्योंकि उनको गैमीट्स बनाने हैं तो वो मियोसिस करते हैं, दूसरी बॉडी सेल्स की तरह नहीं रहते, ठीक है। सो प्रोड्यूसिंग हैप्लॉइड एंड गैमीट्स ड्यूरिंग फर्टिलाइजेशन, स्पर्म एंड एग फ्यूज। सिंपल सी बात है, मेल से आता है स्पर्म और फीमेल से आता है एग, दोनों फ्यूज करके जाइगोट बनाते हैं। जाइगोट एक सिंगल सेल स्ट्रक्चर है जिसको 2n हुआ। सिंपल सी बात है, अगर n+n मिले हैं, इतनी मैथ्स तो आती है कि 2n होता है, ठीक है। रिस्टोरिंग क्रोमोसोम नंबर, क्यों रिस्टोर कैसे भाई साहब, अगर मान लो ये प्रोसेस ना होती कि जर्म सेल से गैमीट्स बनाने हैं, तो क्या हो रहा होता, स्पर्म भी होता 2n का और एग भी होता 2n का, जो अगला ऑर्गेनिज्म है उसमें आ रहा है क्रोमोसोम का नंबर 4n। भाई साहब तो अलग ही लेवल के ऑर्गेनिजम्स बन रहे हैं। ऐसा तो नहीं है, क्योंकि हमें अगर ह्यूमंस है तो ह्यूमंस ही बनाने हैं, और सिंपल सी बात है दोनों में सेम गैमीट्स रहेंगे, दोनों में सेम सेल्स रहेंगे। अगर मम्मी पापा में 2n है तो भाई साहब बच्चे में भी 2n के सेल्स ही होने चाहिए, ऐसा तो नहीं है कि यहाँ 4n आ रहे हैं, ठीक है। तो रिस्टोर करना पड़ता है भाई साहब क्रोमोसोम नंबर। डन, तो ये पॉइंट्स थे, ठीक है। अब जर्म लेयर्स की बात करते हैं। अरे जर्म लेयर्स के बारे में तो पढ़ लो। हाँ, व्हेन अ बेबी इज डेवलपिंग इनसाइड द मदर, जब बच्चा अपनी मम्मी की अंदर होता है, इट स्टार्ट एज अ सिंगल सेल, ठीक है। क्या सिंगल सेल की तरह शुरू करता है। सिंपल सी बात है, जाइगोट जब बना, कहाँ बनता है, फीमेल के यूट्रस में ही होगा, ठीक है। तो फीमेल के अंदर जो बना जाइगोट है, बेसिकली सिंपल सी बात है, जब रिप्रोडक्शन होता है, जब व्हेन ए बेबी इज डेवलपिंग इनसाइड द मदर, जब बच्चा जो है अपनी मम्मी के अंदर होता है, सिंपल सी बात है, सबको पता है कि बेबी मदर के अंदर ही नरिश होता है प्लेसेंटा के थ्रू, जिस तरीके से इट स्टार्ट एज अ सिंगल सेल। कैसे होता है, स्पर्म, फादर से स्पर्म आता है मदर के अंदर, ठीक है, और स्पर्म और एग फ्यूज करके क्या बनाते हैं, जाइगोट। तो जाइगोट भी सिंपल सी बात है मदर के अंदर ही बनेगा, क्योंकि आगे जाके उसने बेबी बनाना है, ठीक है। तो सिंगल सेल जाइगोट देन फॉर्म्स लेयर्स दैट विल गिव राइज टू डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द बॉडी। तो 3 तरीके के डिफरेंट लेयर्स हैं जो कि अलग अलग पार्ट्स बॉडी के बनाएंगे। सिंपल सी बात है, कुछ लेयर्स होंगी, पहले कुछ लेयर्स में टूट रहा है जो जाइगोट है। दिस लेयर्स आर कॉल्ड जर्म लेयर्स। जर्म का मतलब क्या होता है, जर्मिनेशन। जर्मिनेशन का मतलब जैसे कि एक सीड है तो उससे पूरा प्लांट बन जाता है, उसी तरीके से एक जाइगोट है, उससे पूरा का पूरा हमारा ऑर्गेनिज्म बनता है जर्म लेयर्स से, ठीक है। तो वो 3 जर्म लेयर्स कौन सी हैं, सिंपल सी बात है, अगर ये जर्म लेयर है तो इससे ये बन रहा है, इससे ये जर्म लेयर है तो इससे ये बन रहा है, तो हम आगे जाके उन ऑर्गेनिजम्स को उनके बेसिस पर भी क्लासीफाई कर सकते हैं। समझते हैं यार, देखो जैसे कि एक्टोडर्म। एक्टोडर्म सबसे बाहरी लेयर है, तो अगर बाहरी मतलब आउटर, अगर आउटर लेयर है तो वो स्किन को बना रही होगी, सिंपल सी बात है। तो ये तो सिंपल बात होगी कि स्किन को बना रही होगी, ब्रेन को भी बनाती है, ठीक है। हमारा जो ब्रेन है उसको भी कौन बना रही है, एक्टोडर्म बना रही है। स्पाइनल कोड है उसको भी कौन बना रही है, एक्टोडर्म बना रही है। डन, ठीक है। फिर आती है बीच की लेयर, मीजोडर्म, ठीक है। मीजोडर्म क्या है, फॉर्म्स मसल्स। मीजोडर्म, एम से मीजोडर्म, एम से मसल्स। बोन्स, हार्ट, ब्लड, ठीक है। मसल्स, बोन्स, हार्ट एंड ब्लड, ये चीज़ें कौन बना रही है, मीजोडर्म बना रही है। एंडोडर्म, अंदर की लेयर। ये एक्टोटर्म है ना, जो एक्टोटर्म, ये किसके लिए यूज़ की जाती है, बाहरी, मतलब मेरे को किसी आउटर स्ट्रक्चर के बारे में बात करनी है तो मैं एक्टो बोलूँगी। मीजो किसके लिए यूज़ किया गया है, कि कोई बीच का स्ट्रक्चर है,
ठीक है। एंडो किसके लिए, अंदर के स्ट्रक्चर के लिए यूज़ की गई है, ठीक है। आगे जाके तुम पढ़ोगे एक्टोडर्मिस, एंडोडर्मिस, ठीक है। तो वो उसके जैसे कि एक्टोडर्मिस क्या हुई कि बाहर का जो हमारी स्किन की लेयर है उसको बोला गया है एक्टोडर्मिस, एंडोडर्मिस, ठीक है। तो स्किन की लेयर को बोला गया है। फॉर्म्स लाइनिंग ऑफ द डाइजेस्टिव एंड रेस्पिरेटरी सिस्टम। लाइनिंग क्या, मान लो ये अगर हमारा कोई स्टमक का ऑर्गन है तो उसकी लाइनिंग बना देगी, ठीक है, इस तरीके से, ठीक है। तो ये लाइनिंग हो गई उसकी, लाइनिंग ऑफ डाइजेस्टिव एंड रेस्पिरेटरी सिस्टम, अंदर की लेयर है, ठीक है। तो ये 3 तरीके की लेयर्स होती हैं। अगर मैं सिंपल सी बात करूँ आगे जाके, तो ये सब टिश्यूज़ में जैसे कि अगर मान लो मसल्स वाला टिश्यू है, ठीक है, मस्कुलर टिश्यू की बात कर रही होंगी मैं। जब मस्कुलर टिश्यू की बात कर रही होंगी तो मैं लिखूंगी मीजोडर्मिक है। क्यों मीजोडर्मिक है, क्योंकि वो मीजोडर्म से बना है, तो मैं लिखूंगी कि मस्कुलर टिश्यू जो है वो मीजोडर्मिक है, ठीक है। उसी तरीके से अगर मैं ब्रेन की बात कर रही होंगी तो मैं बात करूंगी कि एक्टोडर्मिक है, क्योंकि कहाँ से बना है, एक्टोडर्म से बना है, ठीक है। अगर मैंने हार्ट की बात की तब भी मैं करूँगी कि मीजोडर्मिक ऑर्गन है, मीजोडर्म से बना है, ठीक है। जैसे कि अगर मैंने इनकी बात की, लाइनिंग की बात की इनकी, तो मैं बोलूँ कि एंडोडर्म का ऑर्गन है, ठीक है। तो एंडोडर्म से बना हुआ है, सिंपल सी बात है, हाँ जी। तो एनिमल टिश्यूज ऑन द बेसिस ऑफ स्ट्रक्चर एंड फंक्शन, स्ट्रक्चर और फंक्शन के बेसिस पर हमने क्लासीफाई किया है एनिमल टिश्यूज को। स्ट्रक्चर के बेसिस पर मान लो एपिथेलियल टिश्यू है, उसका दिख रहा होगा भाई ऐसा स्ट्रक्चर है कि भाई प्रोटेक्शन करनी है, तुमने कवरिंग देनी है, तुमने कुछ ना कुछ, अगर बहुत ही थिन लेयर प्रेजेंट है तो डिफ्यूजन भी करवा सकता है, ठीक है। तो प्रोटेक्शन और कवरिंग के लिए कुछ ऐसा स्ट्रक्चर बना होगा, उसको एपिथेलियल टिश्यू बोल दिया है। फंक्शन क्या कर रहा है, प्रोटेक्ट कर रहा है, कवरिंग कर रहा है, तो स्ट्रक्चर भी उसी तरीके से बना होगा। कनेक्टिव टिश्यू, सपोर्ट स्ट्रक्चर एंड लिंकेज। लिंकेज क्या, ब्लड के बारे में पढ़ा, सपोर्ट स्ट्रक्चर एंड लिंकेज। बोन और कार्टिलेज के बारे में पढ़ते हैं हम, कार्टिलेज, बोन, ये सब किसका पार्ट है, कनेक्टिव टिश्यू का ही पार्ट है, ठीक है। कनेक्टिव टिश्यू पूरी की पूरी बॉडी किससे कनेक्टेड है, बोन से तो कनेक्टेड है, पूरा स्केलेटल सिस्टम है, तो किसका पार्ट है, ये कनेक्टिव टिश्यू का पार्ट है, डन, ठीक है। फिर आता है मस्कुलर टिश्यू, लोकोमोशन एंड मूवमेंट। सिंपल सी बात है, जब स्केलेटल जो हमारी मसल्स हैं वो हमारे स्केलेटल सिस्टम से कनेक्टेड होंगी तभी तो हम चल पाएंगे, मूव कर पाएंगे, ठीक है। तो लोकोमोशन एंड मूवमेंट। फिर आता है न्यूरल टिश्यू, न्यूरल टिश्यू कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन। हमारी पूरी बॉडी का कंट्रोल किसके पास है, ब्रेन के पास है। एक कोऑर्डिनेशन में रखना पड़ता है ब्रेन के साथ हमें। सिंपल सी बात है, अगर मुझे चलना है तो मैं ब्रेन को सिग्नल दूंगी कि भाई चलवाओ, तो कोऑर्डिनेशन में ही चलना पड़ेगा, ऐसे तो नहीं कैसे भी कुछ भी कर लूँगी तो चल पड़ूंगी, नहीं, कंट्रोल करवाना पड़ेगा मेरी बॉडी को चलते वक्त। तो वो सारा न्यूरल टिश्यू का काम है कि मुझे चलना है भाई साहब, मेरे को चलवाओ, ठीक है। तो वो मैं ब्रेन को सिग्नल भेजूँ कि भाई तुम जाओ मेरे को चलवाओ, डन। तो ब्रेन को सिग्नल कौन भेजेगा, न्यूरल टिश्यू भेजेगा, डन। अब सबसे पहला जो टिश्यू है एपिथेलियल टिश्यू। सबसे पहला टिश्यू कौन सा है, एपिथेलियल टिश्यू। एपिथेलियल टिश्यू इज अ प्रोटेक्टिव टिश्यू दैट कवर्स द बॉडी। बोला गया है एक ऐसा प्रोटेक्टिव टिश्यू है जो हमारी बॉडी को कवर करता है। सिंपल सी बात है, स्किन जो है वो कहाँ कैसे बनी हुई है, एपिथेलियल टिश्यू की ही बनी हुई है। तो स्किन एक प्रोटेक्टिव लेयर है हमारी बॉडी को जो कवर कर रही है, ठीक है। लाइन्स बॉडी कैविटीज को भी लाइन करता है। सिंपल सी बात है, हमारे अंदर जो कैविटी है, कैविटी क्या होता है, खाली जगह होती है, ठीक है। तो हमारी बॉडी की लाइनिंग क्या है, तो हमारी जो बॉडी में खाली जगह है उसको भी तो कौन लाइन कर रहा है। सिंपल सी बात है, अगर हर जगह एपिथेलियल टिश्यू ही प्रेजेंट है, हर जगह एपिथेलियल की लाइनिंग ही प्रेजेंट है, तो सबको कौन कर रहा होगा लाइन, हमारी एपिथेलियल टिश्यू। एक्टोडर्मल, मीजोडर्मल, एंडोडर्मल। अरे यार सिंपल सी बात है, अगर एपिथेलियल टिश्यू एक प्रोटेक्टिव कवरिंग है, देखो बहुत सारे कमरे हैं घर में, ठीक है, हर कमरा है उसके सब दीवारें तो हैं ही सब में, ठीक है। अलग अलग कमरे हैं, चाहे एक ड्राइंग रूम है, एक बेडरूम है, एक किचन है, पर सबके बाहर एक लेयर प्रेजेंट है, दीवार प्रेजेंट है, ठीक है, चाहे अलग अलग है, ठीक है। तो चाहे वो ऑर्गन एक्टोडर्मल है, चाहे वो मीजोडर्मल है, चाहे वो एंडोडर्मल है, बट एपिथेलियल टिश्यू सब में प्रेजेंट होगा क्योंकि वो एक लाइनिंग है, वो एक कवरिंग है, ठीक है। तो कवरिंग तो सबकी होगी। सेल्स आर टाइटली पैक्ड विद वेरी लिटिल मैट्रिक्स और नो इंटरसेलुलर मैट्रिक्स। क्यों भाई टाइटली पैक्ड क्यों करना है, अगर मुझे किसी चीज़ की प्रोटेक्शन करनी है तो मैं उसको ऐसे लूज थोड़ी रखूँगी कि हाँ भाई प्रोटेक्शन करते रहो लूज रहकर, नहीं। अगर मुझे किसी चीज़ की प्रोटेक्शन करनी है तो ऑब्वियसली मैं उसको टाइट पैक करके रखूँगी कि भाई साहब तुम जुड़े रहो अच्छे से और इस घर को प्रोटेक्ट करो, इस ऑर्गन को प्रोटेक्ट करो। मतलब जो हमारे पास जो भी है, जिसकी लाइनिंग बनी हुई है, ये जिसको प्रोटेक्ट करना चाहती है, तो अच्छे से मुझे जोड़ के रखना पड़ेगा। हमारे सेल्स हैं तो बहुत सारा इंटरसेलुलर मैट्रिक्स, बहुत कम इंटरसेलुलर मैट्रिक्स होता है। सेल्स आर टाइटली पैक्ड, अगर बहुत सारे इंटरसेलुलर मैट्रिक्स हुआ
इधर देखो, ये एक सेल है, ये एक सेल है, इंटरसेलुलर मैट्रिक्स है इसके अंदर प्रेजेंट, तो एक गैप बचने का भी हमारे पास एक चांस है, ठीक है। और ऊपर से है जो हमारे सेल्स हैं, अगर इसके अंदर कम इंटरसेलुलर मैट्रिक्स प्रेजेंट हुआ तो हमारे सेल्स पास पास होंगे इस तरीके से, ठीक है, तो अच्छे से प्रोटेक्ट कर पाएंगे। डन। सेल्स आर टाइटली पैक्ड विद वेरी लिटिल और नो इंटरसेलुलर मैट्रिक्स। डन। हाँ जी। अब हमारा जो एपिथेलियल सेल्स होते हैं ना, इनका कनेक्शन नहीं होता है, ये अवेस्कुलर होते हैं। अवेस्कुलर क्या होता है? देखो, हमारी पूरी की पूरी बॉडी को न्यूट्रिशन कौन प्रोवाइड कर रहा है? ब्लड प्रोवाइड करता है ना। ब्लड के अंदर न्यूट्रिएंट्स होते हैं, वो डाइजेस्टिव सिस्टम जो होता है वो ब्लड के अंदर एब्जॉर्ब करवाता है न्यूट्रिएंट्स, सिंपल सी बात है। बट जो हमारा एपिथेलियल टिश्यू है वो अवेस्कुलर है, ठीक है। तो अवेस्कुलर है तो अब भाई क्या करना है? अवेस्कुलर है तो क्या हुआ? जीना नहीं है इसको, न्यूट्रिएंट्स नहीं चाहिए टिश्यूज़ को, चाहिए, सिंपल सी बात है, हर चीज़ को जीने के लिए न्यूट्रिएंट्स चाहिए। तो हमने क्या किया? हमने बनाया कनेक्शन। कनेक्शन क्या हुआ कि भाई साहब हम इनको तो कनेक्ट नहीं कर सकते हैं, ये तो अवेस्कुलर है, इनका नेचर ही ऐसा, आप क्या करें, क्या आप कर सकते हैं, ये तो अवेस्कुलर है, ये वेसल से कनेक्ट नहीं होंगे, ये ब्लड वेसल से कनेक्ट नहीं होंगे, वेसल से लाइक अभी, ठीक है, तो ये ब्लड वेसल से कनेक्ट नहीं होंगे, ये ब्लड वेसल्स है। डन। बट मैं एक कनेक्शन बना देती हूँ जिनसे इनको कनेक्ट करवा देंगे। किस तरीके से कनेक्ट करवा देंगे? उसको बोला गया है बेसमेंट मेम्ब्रेन। बेसमेंट मेम्ब्रेन, ये एक मेम्ब्रेन बना देते हैं हम कुछ सब्सटेंसेस की, ठीक है, बेसमेंट मेम्ब्रेन बनवा देते हैं, जिससे अब इस बेसमेंट मेम्ब्रेन के थ्रू हम न्यूट्रिएंट्स प्रोवाइड करवाएंगे। किसको? हमारे एपिथेलियल सेल्स को, ठीक है, हमारे एपिथेलियल सेल्स को न्यूट्रिएंट्स प्रोवाइड करवाएंगे इस बेसमेंट मेम्ब्रेन के थ्रू, ठीक है। तो बेसमेंट मेम्ब्रेन असेलुलर है। तो अब जो बेसमेंट मेम्ब्रेन है, अब कैसे कनेक्शन बना दिया है कनेक्टिव टिश्यू और एपिथेलियल सेल्स के बीच में। क्यों? क्योंकि बेसिकली अवेस्कुलर है हमारे एपिथेलियल सेल्स। अब अवेस्कुलर का मतलब क्या है? अ का मतलब होता है एब्सेंट। वेसल्स एब्सेंट नहीं होंगी, सिंपल सी एब्सेंट होंगी, ठीक है। तो वेसल्स प्रेजेंट नहीं है, मतलब ब्लड की सप्लाई प्रेजेंट नहीं है एपिथेलियल सेल्स को, ठीक है। तो बेसमेंट मेम्ब्रेन कनेक्शन है जो कि न्यूट्रिएंट्स प्रोवाइड करता है। अब बेसमेंट मेम्ब्रेन बनती कैसे है? बेसमेंट मेम्ब्रेन भी असेलुलर है, सिंपल सी बात है, मतलब सेल से नहीं बनी हुई है। कुछ सिक्रीशंस होती है जो दोनों जो एपिथेलियल सेल्स हैं और जो ब्लड वेसल्स हैं, कनेक्टिव टिश्यू हो गया ना, जो ब्लड मतलब बेसिकली ब्लड वेसल जो ब्लड हुआ हमारा वो कनेक्टिव टिश्यू हुआ, ठीक है। तो कनेक्टिव टिश्यू और जो हमारी बेसमेंट मेम्ब्रेन है, एपिथेलियल सेल्स है और ये कनेक्टिव टिश्यू है, ये क्या करेंगी? कुछ सिक्रीशंस रखेंगी अपनी, मतलब कुछ सिक्रीट करेंगी, कुछ सब्सटेंसेस सिक्रीट कर रही होंगी, ठीक है, जिसकी मदद से बन जाएगा हमारी बेसमेंट मेम्ब्रेन। क्या सिक्रीशंस होंगी वो? म्यूकोपॉलीसेकेराइड्स, ठीक है, म्यूकोपॉलीसेकेराइड एक तरीके का पॉलीसेकेराइड है। ग्लाइकोप्रोटीन्स, ग्लाइकोप्रोटीन्स के बारे में बात की थी, प्रोटीन है, उसके ऊपर कार्बोहाइड्रेट की चेन लगी होगी, ठीक है। तो कार्बोहाइड्रेट की चेन लगी हुई है प्रोटीन के ऊपर, उसको बोला गया है हमारा ग्लाइकोप्रोटीन, और फाइबर्स की बनी हुई है, ठीक है, फाइबर्स की बनी हुई है। तो याद रखेंगे म्यूकोपॉलीसेकेराइड, ग्लाइकोप्रोटीन्स एंड फाइबर्स, ठीक है, मेड बाय सिक्रीशन ऑफ एपिथेलियम एंड कनेक्टिव टिश्यू, ठीक है, मेड बाय सिक्रीशन ऑफ एपिथेलियम एंड कनेक्टिव टिश्यू। सिंपल सी बात है, यहाँ पर एक कनेक्टिव टिश्यू प्रेजेंट होगा जो कि बेसमेंट मेम्ब्रेन से हमारे एपिथेलियल सेल्स को न्यूट्रिएंट प्रोवाइड कर रहे होंगे। न्यूट्रिएंट्स जो होंगे कहाँ से जाएंगे, किसके थ्रू जाएंगे? कनेक्शन है बेसमेंट मेम्ब्रेन। कैसे बनी है? असेलुलर स्ट्रक्चर है, कुछ सिक्रीशन से बनी है। सिक्रीशंस क्या है? म्यूकोपॉलीसेकेराइड्स, ग्लाइकोप्रोटीन्स एंड फाइबर्स। डन। जो हमारा एपिथेलियल टिश्यू है वो क्या है? अवेस्कुलर है, मतलब कोई ब्लड की सप्लाई नहीं है। ग्रोज अपॉन कनेक्टिव टिश्यू फॉर ऑक्सीजन एंड न्यूट्रिएंट सप्लाई। कनेक्टिव टिश्यू है नीचे, उसके ऊपर ग्रो करेगा। क्यों भाई साहब? क्योंकि अगर अवेस्कुलर है, सिंपल सी बात है, बेसमेंट मेम्ब्रेन के थ्रू ले रहा है, तो ऐसे थोड़ी होएगा कि बहुत दूर है फिर हम ऐसे कनेक्ट कर, नहीं, तो हमें बिल्कुल नीचे कनेक्ट करवाना पड़ेगा। ये बेसमेंट मेम्ब्रेन है, ये एपिथेलियल सेल्स है, ठीक है, इसके नीचे क्या होगा? कनेक्टिव टिश्यू होगा, जिसकी मदद से ऑक्सीजन, न्यूट्रिएंट्स, ये सब कुछ मिलेगा। डन। हाई रीजनरेटिव कैपेसिटी। रीजनरेशन की कैपेसिटी मतलब जो हमारे सेल्स हैं वो गायब हुए हैं, वो डिवाइड करके रीजनरेट कर लेंगे, ठीक है, उसको बोला गया है हाई रीजनरेटिव कैपेसिटी। सेल्स डिवाइड रैपिडली टू रिप्लेस वर्न आउट सेल्स। सिंपल सी बात है, किसी चीज़ के लिए, किसी चीज़ की प्रोटेक्शन लेयर है, किसी चीज़ का लाइनिंग है, तो वो ज़्यादा
अगर कोई प्रोटेक्ट कर रहा है तो उन सेल्स को ज़्यादा दिक्कत होगी, ज़्यादा परेशानी हो रही होगी। सिंपल सी बात है, वो जल्दी हमारे सेल्स होंगी कट फट जाएंगी, ठीक है। जो हमारी बाहर की प्रोटेक्शन वाली लेयर है, सबसे पहले अगर एक कमरा है तो दीवार का सबसे ज़्यादा ख़राब होने के चांसेस हैं, ठीक है। उसी तरीके से ये एक एपिथेलियल सेल्स हमारी एक दीवार की तरह ही काम कर रहे हैं, एक प्रोटेक्शन की तरह काम कर रहे हैं, प्रोटेक्शन दे रहे हैं हमें, ठीक है। तो हाई रीजनरेटिव कैपेसिटी, मतलब सेल्स अगर ख़राब हो जाएंगे, सेल्स मर जाएंगे, तो हम क्या करेंगे, जो प्री एग्जिस्टिंग सेल्स हैं उनको डिवाइड करवा कर रिप्लेस करवा देंगे जो मरे हुए सेल्स हैं। डन। जैसे कि स्किन सेल्स होते हैं, अगर कुछ कट फट गया है तो हम क्या करेंगे, डिवाइड करवा कर वहाँ नए सेल्स लगवाएंगे, ठीक है। तो हाई रीजनरेटिव कैपेसिटी, अगर सिंपल सी बात है, अगर एक प्रोटेक्टिव लेयर है तो इनके पास हाई रीजनरेटिव कैपेसिटी होनी ही चाहिए, क्योंकि अगर इनके सेल्स ख़राब हो गए और अगर ये रीजनरेट नहीं किए तो जो भी इन्फेक्शन होगा वो अंदर फैल जाएगा, ऐसे तो नहीं होने देंगे। तो हमारी बॉडी के पास भी मैकेनिज्म्स होंगे, तो इसीलिए एपिथेलियल सेल्स की इतनी रीजनरेटिव कैपेसिटी रखी गई है कि अगर कुछ वॉर्न आउट सेल्स हैं, मतलब कुछ जो डैमेज सेल्स हैं, ठीक है, जो डैमेज सेल्स हैं उनको हम रिप्लेस करवा सकें। हाई रीजनरेटिव कैपेसिटी का ये मतलब है। हैज़ अ फ्री एपिकल सरफेस एक्सपोज टू एयर और ल्यूमन, अगर वो लाइनिंग में प्रेजेंट है, यार देखो ये हमारा एपिथेलियल टिश्यू है, ठीक है। तो अंदर की तरफ क्या है, एक ऑर्गन है, मान लो उसकी लाइनिंग में प्रेजेंट है, मतलब अंदर की तरफ जो इनर मोस्ट लेयर है वो एपिथेलियल सेल्स की लाइनिंग है, ठीक है। और बाहर की तरफ भी फेस कर रहा है, मतलब जो बाहर का ल्यूमन है, ये हमारा एपिथेलियल सेल है, तो अंदर की लाइनिंग बना रहा है ये, कोई भी ऑर्गन है। तो ल्यूमन क्या होता है, जो ऑर्गन है उसकी खाली जगह को ल्यूमन बोला गया है। तो अंदर की तरफ भी एपिथेलियल टिश्यू प्रेजेंट है और बाहर की तरफ भी एपिथेलियल टिश्यू प्रेजेंट है। तो बाहर किससे एक्सपोज होगा, जो स्किन है वो एयर से एक्सपोज है मान लो, ठीक है। और जो अंदर, मतलब जो स्किन के अगर अंदर की साइड वाले, तो जो लाइनिंग है वो किससे एक्सपोज है, जो भी ऑर्गन है उसके ल्यूमन से एक्सपोज है। डन, ठीक है। तो एक्सपोज मतलब मान लो स्किन है तो स्किन एयर से एक्सपोज्ड है, जो हमारे स्किन के सेल्स हैं वो एयर से एक्सपोज्ड है। अगर उसी तरीके से एक ऑर्गन पे प्रेजेंट है हमारा एपिथेलियल टिश्यू, मतलब ऑर्गन की लाइनिंग पे, ये ऑर्गन है उसके अंदर की तरफ ये लाइनिंग प्रेजेंट है, ठीक है। सबको पता होगा कि जो स्टमक होता है उसमें HCl रिलीज होता है डाइजेस्ट करने के लिए। तो अगर मैंने सिंपल स्टमक है, ये स्टमक की हमारी ये जो है लाइनिंग है, तो ये लाइनिंग क्या कर रही होगी, हमारे जो स्टमक है उसको प्रोटेक्ट कर रही होगी उस HCl से, ठीक है। इसीलिए काफ़ी इंपॉर्टेंट होता है इनर वाली लाइनिंग भी। डन। और वो कहाँ होगी, ल्यूमन से, जो ये स्टमक है मान लो, तो ये उसकी खाली जगह है उससे इंटरेक्ट कर रही होगी। डन। तो हैज़ अ फ्री एपिकल सरफेस, मतलब बाहर से एयर से इंटरेक्ट भी कर सकता है, मतलब स्किन सेल्स हैं तो वो एयर से इंटरेक्ट कर रहे होंगे, और ल्यूमन से जो खाली जगह है ऑर्गन्स की, अंदर की तरफ प्रेजेंट है जो खाली जगह है ऑर्गन्स की, उससे भी इंटरेक्ट कर रहे होंगे। डन। फंक्शंस क्या है इसके, प्रोटेक्शन, स्किन जो है हमारी प्रोटेक्ट कर रही है पूरी बॉडी को। एब्जॉर्प्शन, लाइनिंग ऑफ इंटेस्टाइन, ठीक है, जो इंटेस्टाइन में सेल्स प्रेजेंट होंगे, ऐसे सेल्स होंगे जो कुछ ना कुछ एब्जॉर्ब कर रहे होंगे न्यूट्रिएंट्स, तो वो एपिथेलियल सेल्स होते हैं, ठीक है। सिक्रीशन, ग्लैंड्स में सिक्रीशंस होती हैं, हमने माना हार्मोन्स, एंजाइम्स, तो कौन करवा रहा है, वो एपिथेलियल सेल्स की मदद से ही हो रहा है। सिंपल सी बात है, अगर मैंने हल्की सी पतली सी लाइनिंग बना दी है तो उसकी मदद से सिक्रीशन हो जाएगी। सेंसरी रिसेप्शन, हमारे टेस्ट बड्स हैं, एपिथेलियल सेल्स प्रेजेंट होंगे वहाँ पर। एक्सक्रीशन, रीनल ट्यूब्यूल्स में प्रेजेंट होते हैं। आगे जाके जब हम पढ़ेंगे कितने तरीके के एपिथेलियल टिश्यूज़ होते हैं, तब पढ़ रहे होंगे हम कहाँ कहाँ कौन सा प्रेजेंट होता है। डन। तो आज के लेक्चर के लिए तो इतना ही। कल हम स्टार्ट करेंगे टाइप ऑफ एपिथेलियल टिश्यूज़, कितने तरीके के एपिथेलियल टिश्यूज़ प्रेजेंट होते हैं बॉडी में, ठीक है। एक होता है सिंपल और एक कंपाउंड। सिंपल में एक सिंगल लेयर ऑफ सेल्स होते हैं, ठीक है, एक टिश्यू है जिसमें सिंगल लेयर ऑफ सेल्स है। कंपाउंड में बहुत सारी लेयर है सेल्स की, ठीक है, तो उनके बारे में पढ़ रहे होंगे। सो आई होप अच्छा लगा होगा लेक्चर, और DP भी मिल जाएगी टेलीग्राम ग्रुप पे। थैंक्स फॉर वॉचिंग, सब्सक्राइब बायोमेडिक।